अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ फाइनल रिमार्क्स आपको देने जा रहा हूँ अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। हम कुछ ब्रॉडली जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स की कैटेगरीज़ को देखेंगे। हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल। एंड फाइनली हम कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क्स के लिए जो वो यूज़ होते हैं, जैसे कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, हमने जो आर्किटेक्चर देखा दैट वाज जस्ट फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, और फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो हैं वो इमेजेस के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, उसके लिए हमें फिर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ करना पड़ते हैं। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि एक इमेज के पैचेस जो हैं, छोटे छोटे पैचेस पे जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उसकी बेस पे फिर कन्वोल्यूशनल लेयर्स बनती हैं, पूलिंग लेयर्स बनती हैं और फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि उसी तरह से फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं जैसे हमने डिस्कस किए हैं। दूसरी टाइप के जो नेटवर्क हैं ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो है ये वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। तीसरी जो टाइप के हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हैं। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो हैं ये भी इनके भी आगे काफ़ी जो हैं वो एडवांस्ड जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं। तो कहने का मकसद है कि ये एक इन इट्स ओन राइट ये एक पूरी डोमेन बन चुकी है। मैं अब अगर ये कहूँ कि डीप लर्निंग के अंदर अब काफ़ी सारी फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन वगैरह की जो फील्ड्स हैं वो इट्सेल्फ एक पूरी जो है वो फील्ड बन चुकी हैं। इसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि मोस्टली डेफिनेटली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इनका यूजेज है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन इस तरह से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने रियल एस्टेट के अंदर यूज़ करना है न्यूरल नेटवर्क्स को, तो हम होम फीचर उसको दें और वो उसकी बेस पे हमें प्राइस प्रेडिक्शन करके दे दे। इसी तरह से हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो ऐड पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम अपने मॉडल को ट्रेन इस तरह से करवाएं कि उसको हम ऐड की इन्फॉर्मेशन दें और यूज़र के फीचर्स दें और उसकी बेस पे वो डिटरमिन करे कि वो क्लिक पे ऐड करेगा या नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन इमेज के अंदर एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है फ़ोटो टैगिंग, कि फ़ोटो के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या फॉर एग्जांपल कौन कौन से पर्सन के फेसेस हैं, उसके लिए जो है वो डीप लर्निंग जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो के लिए कर सकते हैं स्पीच रिकग्निशन के लिए, जिसमें कि इनपुट जो है वो ऑडियो है और आउटपुट जो है वो टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि ऑडियो सुन के उसको टाइप करता जाए आपका सिस्टम आपके लिए। इसके लिए आप डीप लर्निंग को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। देन मशीन ट्रांसलेशन बहुत सक्सेसफुल एप्लीकेशन है डीप लर्निंग की, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी मशीन जो है ये ट्रांसलेशन करके दे, तो उसके लिए आप डीप लर्निंग के मॉडल जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इमेज ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए आपका इनपुट क्या होगा, इमेज या रडार की इन्फो, और उसकी बेस पे जो आपकी गाड़ी है ऑटोनोमस व्हीकल है वो ये डिटरमिन कर सकती है कि नियर बाई व्हीकल्स जो हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमने जो देखा सिंपल फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स, वो एक बेसिक लेवल का आर्किटेक्चर है। ये डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं इनमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स जो हैं वो आगे से डीप लर्निंग के वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा और बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं डीप लर्निंग की, जिसमें टेक्स्ट जनरेशन है जिसमें चैट जीपीटी या बार्ड है, इमेज जनरेशन है जिसमें मिड जर्नी है, या डीप फेक वीडियोस ऑडियोज़ भी अब क्रिएट हो इजीली आप कर सकते हैं। न्यूज़ एग्रीगेशन और फ्रॉड न्यूज़ डिटेक्शन है, वर्चुअल असिस्टेंट्स है, एंटरटेनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, हेल्थ केयर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, इमेज कलराइजेशन के अंदर है, क्वेश्चन आंसरिंग है। तो बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजी के अंदर, बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे भी आपने इनपुट और आउटपुट का कम्प्लेक्स रिलेशनशिप मॉडल करना है वहाँ पे आप डीप लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर बात करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे मेन स्ट्रेंथ इसकी यही है कि ये बहुत कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स जो हैं उनको मॉडल कर लेता है। ठीक है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है कंपेयर टू प्रीवियस एल्गोरिदम्स जितने भी हमने देखे हैं।
उनकी निस्बतन जैसे टेक्स्ट और इमेजेस का डाटा बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड सा होता है, उस पे ये मॉडल जो हैं ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। दूसरा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एंड टू एंड लर्निंग है। जैसे कि आपने देखा कि हमें कोई फ़ीचर्स वगैरह के बारे में नहीं सोचना पड़ा कि इससे नए फ़ीचर्स कौन से बनाएं। उसने फ़ीचर्स भी खुद से लर्न कर लिए और क्लासिफिकेशन भी कर दी हमारे लिए। इसको हम कहते हैं एंड टू एंड लर्निंग, यानी स्टार्ट पे उसको रॉ डाटा दिया और एंड पे हमने आउटपुट ले लिया। दरमियान में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो उसने खुद ही परफॉर्म कर दिया। तीसरी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो है ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग क्या है कि लिवर्जिंग द नॉलेज फ्रॉम वन टास्क एंड यूज़ इट फॉर अदर डाउनस्ट्रीम टास्क। फॉर एग्जांपल अगर हमने मॉडल्स अपने इमेजेस के ह्यूज डाटा सेट पे कलेक्ट करवाए हुए हैं और उसको हम मेडिकल का कोई हमारे पास डाटा सेट है जिसमें फ्यू हंड्रेड्स इमेजेस हैं, तो उसके लिए उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो हमारा वो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का प्रोसेस हमने जिस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 मिलियन इमेजेस थी तो वो हमारे मॉडल हमारे काम आ जाएगा डाउनस्ट्रीम किसी भी दूसरे टास्क के लिए। इसकी जो वीकनेसेस हैं उसमें मेन वीकनेस ये है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डाटा टू परफॉर्म वेल। ठीक है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होना चाहिए, मिलियंस में हो तो इट वुड बी बेटर। द ट्रेनिंग इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें कंप्यूटेशन टाइम, ट्रेनिंग का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले सकता है डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए, तो उसके लिए इसको रिसोर्सेज भी वैसे ही चाहिए। इसको CPU या GPU या TPU भी चाहिए और इसको मेमोरी रिसोर्सेज भी उसी तरह से चाहिए। फिर फाइनली इसमें ये वीकनेस है कि ये इंटरप्रेटेबल नहीं है। ठीक है, इंटरप्रेटेबल काफ़ी सारे मॉडल्स नहीं हैं मशीन लर्निंग के अंदर। डिसीजन ट्री हमने देखा था कि वो एक्सप्लेनेबल है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी नॉन एक्सपर्ट को कि ये मॉडल किस तरह से डिसीजन ले रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर डीप लर्निंग को देखा जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये एक ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, जैसे हम इसको इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आ रहा है। ये सेम ये केस है चैट GPT के लिए भी कि जो उसके मॉडल से जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरह से टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, इवन उसके जो बेसिकली वो न्यू टेक्स्ट किस तरह से जनरेट कर रहा है, ये जो है ये एक ब्लैक बॉक्स है कि वो बेसिकली वो किसी डाटा पे ट्रेंड है, लेकिन वो किस तरह से उसको जनरेट कर रहा है ये चीज़ जो है ये एक्सप्लेनेबल नहीं है या इंटरप्रेटेबल नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ आइडिया था न्यूरल नेटवर्क्स के हवाले से। नेक्स्ट हम कुछ इसकी लैब्स करेंगे पाईटार्च के अंदर, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर।